हाँ जी भाई, कैसे हो सभी बच्चों। सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे दाब एवं प्रश्न तनाव। ठीक है, आज के सेशन में बेटा हम पढ़ने वाले हैं दाब एवं प्रश्न तनाव के बारे में। ठीक है, तो वॉइस वगैरह क्लियर है? एक बार यस या नो बोल दो बेटा। वॉइस वगैरह क्लियर है? ठीक है, सभी को जय हिंद। जय हिंद बेटा, जय हिंद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके डन। वॉइस क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। चलो, तो सेशन को बेटा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो सेशन रहेगा हमारा प्रेशर एंड बायोएंसी के ऊपर रहेगी। ठीक है, दाब क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं भैया दाब क्या होता है या फिर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, जो दाब है, जो प्रेशर है, हम ये पढ़ते आ रहे हैं। दाब का मतलब या फिर प्रेशर का मतलब, प्रेशर प्रेशर का मतलब है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पे मतलब यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगेगा उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम प्रेशर कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूं किसी सतह पर मान लो बेटा 100 पास्कल प्रेशर लगता है। कितना प्रेशर लगता है भाई? 100 पास्कल प्रेशर लगता है किसी सतह पर। अब जैसे बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? न्यूटन। और एरिया का क्या होता है बेटा? मीटर स्क्वायर है। तो प्रेशर का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन इसकी जगह हम पास्कल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या इसका इस्तेमाल करते हैं भैया? पास्कल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि किसी सतह पर 100 पास्कल का प्रेशर लगता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 100 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का बल लग रहा है। अगर मैं कहता हूं बेटा कि कहीं पर 50 पास्कल का प्रेशर लगता है, 50 पास्कल का दाब लगता है, तो मैं क्या कहूंगा बेटा? मैं कहूंगा कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना लग रहा है भाई? 50 न्यूटन का बल लग रहा है। इसका मतलब दाब या प्रेशर किसको कहेंगे? दाब या प्रेशर कहेंगे कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम दाब या प्रेशर कहते हैं। ये एक बात हो गई जी। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पर। जब कोई बल किसी सतह पर कार्य करता है, सतह पर कार्य करता है, तो उसका प्रभाव केवल बल पर ही नहीं बल्कि उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी चीज को धक्का मार रहा हूं तो वो सिर्फ बल पर ही निर्भर नहीं कर रहा है, उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा है कि मैं धक्का कितने क्षेत्रफल पे लगा रहा हूं। ठीक है, मान लो जो कील होती है ना, जो आगे से कील होती है, नुकीली होती है, वो अचानक हल्का हल्का अगर हाथ से भी मारेंगे तो दीवार में थोड़ी एंटर कर जाएगी। लेकिन अगर आगे से वो कील पतली नहीं होगी, नुकीली नहीं होगी, ठीक है, मोटी होगी, मान लो छड़ टाइप है, तो उसको अगर मारोगे तो अंदर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। अंदर जाना थोड़ा मुश्किल हो, क्यों? क्योंकि वहां क्षेत्रफल घट गया। ठीक है, कील में क्षेत्रफल कम था और छड़ के अंदर क्षेत्रफल ज्यादा था। ठीक है, तो क्षेत्रफल जितना छोटा होगा, याद रखना भाई, क्षेत्रफल जितना छोटा होगा, ठीक है, क्षेत्रफल जितना बेटा छोटा होगा, प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा। ठीक है, दाब उतना ज्यादा लगेगा। ये बात याद रखना भाई, दिमाग में बिठा लो, है ना। तो जैसे भी कोई शार्प नेल है, इस शार्प नेल pierces easily because the force act on a very small area, है ना। नेल मतलब कील होता है, तो एक जो नुकीली कील है वो आराम से दीवार में घुस जाती है क्योंकि उसके आगे का क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है। ठीक है, जो ऊंट के पैर होते हैं, ए कैमल कैन वॉक इजिली ऑन सैंड बिकॉज इट्स फीट हैव अ लार्ज एरिया, है ना। तो ऊंट का जो पैर होता है चपटा होता है, चपटा पैर होता है बेटा ऊंट का, तो आराम से वो रेत पे चल पाता है। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब बेटा कम लगेगा, क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा लगेगा। ठीक है, किसी चीज में छेद करना है तो क्षेत्रफल को कम कर दो भाई। ठीक है, किसी मुलायम चीज पर चलना है आराम से, ठीक है, तो मुलायम चीज जैसे रेत पर चलना है या किसी मुलायम चीज पर चलना है तो वहां पे क्षेत्रफल को बढ़ा दो, तो वहां पे दाब जो है वो कम लगेगा। ठीक है, यहां सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है,
अच्छा, अब जैसे दाब का फॉर्मूला ये होता है भैया, P इज इक्वल टू एफ बाई ए, है ना। इसका एसआई मात्रक क्या है बेटा, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, ठीक है। और पास्कल के बारे में बताया, पास्कल किससे मिलकर बना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से मिलकर बना है। तो इसका बेटा वीमा बताओ तुम लोग, वीमा बताओ फटाफट, वीमा बता दो फटाफट। तो न्यूटन की वीमा कितनी होती है भाई, mlt माइनस टू, ठीक है। बल की वीमा कितनी होती है, mlt माइनस टू। और क्षेत्रफल की वीमा क्या होगी भाई, m स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगी। क्षेत्रफल की वीमा कितनी होगी भाई, एल स्क्वायर हो जाएगी। एक एल से एक एल कट गया, ये एल ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, m l माइनस वन टी माइनस, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बेटा दाब की क्या हो जाएगी, ये दाब की वीमा हो जाएगी। चलो, अब प्रेशर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दाब क्षेत्रफल के व्युत अनुक्रमानुपाती होता है, यही अभी हमने बात करी। छोटा एरिया होगा, स्मॉलर एरिया होगा तो ग्रेटर प्रेशर लगेगा, मतलब कम क्षेत्रफल पर जो है बेटा दाब ज्यादा लगेगा, दाब अधिक होगा, ठीक है। और ज्यादा क्षेत्रफल पर दाब कम होगा, दाब क्या होगा भाई, कम होगा, ठीक है। तो जैसे डेली लाइफ के एग्जांपल के, जैसे शार्प नाइफ कट इजिली, है ना। तो जो नुकीला चाकू होता है वो आराम से चीजों को काट देता है, ठीक है। तेज चाकू का क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए दाब अधिक लगता है, आराम से कट जाता है। ब्रॉड स्ट्रैप इन स्कूल बैग्स, ठीक है। जैसे स्कूल के बैग होते हैं, तो जिस स्कूल के बैग का जो स्ट्रैप होगा वो चौड़ा होगा, है ना, वो कंधों में कम दर्द करेगा, ठीक है। तो चौड़ी पट्टियां क्षेत्रफल बढ़ाकर दाब को जो है क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशन, ठीक है। जैसे किसी घर की नींव जब भरी जाती है तो उसकी जो फाउंडेशन, जो नींव है, वो चौड़ी रखी जाती है, क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है। क्यों, ज्यादा क्षेत्रफल क्यों कर दिया जाता है, ताकि उसके ऊपर भाई बिल्डिंग बनानी है, 1 मंजिला 2 मंजिला 4 मंजिला बनाना है, ठीक है। तो वो कम प्रेशर लगाए, कल को बिल्डिंग जो है नीचे ना धंस जाए, ठीक है भाई। तो भवनों की नींव चौड़ी बनाई जाती है ताकि भूमि पर दाब कम पड़े। तो ये हमारी डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल हैं, तो आप समझ गए भाई प्रेशर का काम कैसे करता है, प्रेशर कैसे हमारी जीवन में काम भाई करता है, ठीक है। इतनी बात पहले बताओ, इतनी बात बेटा समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं तुम लोग को, जल्दी जल्दी बताओ, इतनी बात बेटा समझ में आई कि नहीं, यस या नो, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके डन। अब आते हैं हम बेटा थ्रस्ट पर। थ्रस्ट को हम क्या कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं। यूं समझ लो, ये जो अभिलंब बल है या जो थ्रस्ट है, ठीक है, थ्रस्ट को एक तरह से प्रणोद भी कहा जाता है, तो एक और शब्द से बोला जाता है हिंदी में प्रणोद, तो प्रणोद भी कहा जाता है थ्रस्ट को, ठीक है। तो ये होता क्या है, यह एक प्रकार का बल है, लेकिन कैसा बल है, ये एक ऐसा बल है, अगर हम किसी सतह के बिल्कुल लंबवत बल लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, मैं अपने हाथ पे बल लगा रहा हूं, तो बिल्कुल लंबवत बल लगा रहा हूं, मान लो इस मार्कर से मैं बल लगा रहा हूं, इस तरीके से लंबवत बिल्कुल बल लगा रहा हूं किसी सतह पर, ये सतह हो गई, इसके अगर लंबवत में बल लगा रहा हूं तो वो थ्रस्ट है। जैसे अभी मैं पृथ्वी पर खड़ा हूं, जमीन पर खड़ा हूं, तो मैं जमीन के लंबवत खड़ा हूं, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो अगर बल, किसी सतह पर लगने वाला बल बिल्कुल लंबवत हो, तो उसे हम क्या कह देंगे, वहां थ्रस्ट कह देंगे। तो थ्रस्ट भी एक प्रकार का बल है, प्रणोद भी एक प्रकार का बल है। तो किसी सतह पर लंबवत लगाया गया बल अभिलंब बल कहलाता है, लंबवत लगाया गया बल है ना। तो कई बार हम बेटा थ्रस्ट को और प्रेशर को मिक्स कर देते हैं, सेम सेम बता देते हैं, जबकि सेम नहीं है। थ्रस्ट जो है वो एक प्रकार का, या प्रणोद जो है एक प्रकार का बल है, ठीक है। और दाब तो बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो टोटल, जैसे इधर हिंदी में लिखा हुआ कुल लंबवत बल, उसे अभिलंब बल कहते हैं। दाब को क्या कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल, है ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है क्योंकि ये बल है, और इसका एसआई मात्रक बेटा पास्कल होता है, ठीक है। बल कैसी क्वांटिटी होती है भाई, बल जो है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है, ठीक है, सदिश राशि होती है। और जो दाब है वो कैसी राशि होती है बेटा, अदिश राशि होती है। दाब कैसी राशि होती है भाई,
अदिश, क्योंकि दाब जो है वो दिशा में लग सकता है। ठीक है, जैसे सिलेंडर में अगर गैस भरी है तो वो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, गैस के जो कण हैं, वो हर दिशा में प्रेशर को लगाएंगे, है ना। जो सिलेंडर का दीवार है, जैसे एलपीजी सिलेंडर हमने सबने देखा होगा, तो जो उसकी दीवार है बेटा, उसकी दीवारों पे हर दिशा में बल लगेगा। ठीक है, उसी से प्रेशर वो कैलकुलेट होता है। तो उसका कोई भी फिक्स दिशा नहीं है दाब का, इसी वजह से स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, याद रखना इस बात को। अब आते हैं बेटा हम पास्कल के नियम पर। बहुत ही अच्छा नियम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आसान क्वेश्चन कैसे बनता है बेटा पास्कल के नियम पर, कि ये काम कहां करता है हमारी दैनिक जीवन में, ये कार्य कहां कहां करता है पास्कल का नियम। तो पास्कल का नियम जो है वो हाइड्रोलिक प्रेशर जहां भी यूज होगा, हाइड्रोलिक दाब बेटा जहां भी यूज होगा, वहां पर पास्कल का नियम काम करेगा। चाहे वो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, चाहे वो हाइड्रोलिक क्रेन हो, चाहे वो हाइड्रोलिक ब्रेक हो। अब हाइड्रोलिक ब्रेक को हम आम भाषा में क्या कह देते हैं भाई, डिस्क ब्रेक कह देते हैं। ठीक है, बाइक कोई खरीद के लाता है, कहता है डिस्क ब्रेक है कि नहीं, वो कहेगा भाई डबल डिस्क है, इसमें आगे भी डिस्क है पीछे भी डिस्क है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक बोल दो या फिर डिस्क ब्रेक बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो जहां पे भी हाइड्रोलिक दाब का प्रयोग हो रहा है वहां बेटा पास्कल का नियम प्रयोग होगा 101%। ठीक है, तो पास्कल का नियम क्या कहता है, बंद द्रव पर, अब द्रव बंद होना चाहिए, किसी कंटेनर के अंदर द्रव जो है वो बंद होना चाहिए भाई, है ना। बंद द्रव पर लगाया गया दाब बिना घटे सभी दिशाओं में, क्योंकि भैया दाब जो है वो दिशा पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए लिखा है सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। सभी दिशाओं में क्या होता है भाई, समान रूप से संचरित होता है, इसी को पास्कल का नियम कहते हैं। ठीक है, द्रव आसानी से संपीड़ित नहीं होते हैं, इसलिए एक स्थान पर लगाया गया दाब पूरे द्रव में समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, इसको इस तरीके से बोल दो, इस तरीके से बोल दो। ठीक है, इसको मैं कुछ एक डायग्राम बना के तुम्हें समझा रहा हूं, एक बेटा तुम्हें डायग्राम बना के समझा रहा हूं, तुम्हें और अच्छा समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनो, फिर मैं तुम्हारे कमेंट देखता हूं कि क्या चीजें हैं। चलो, तो जैसे मान लो ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं भाई, ये जो बेटा डायग्राम बना रहा हूं, यह एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है। यह एक क्या है बेटा, हाइड्रोलिक लिफ्ट है। यह एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ठीक है, यहां पे मान लो पिस्टन लगा हुआ है, कुछ मान लिया है ना, और ये सरफेस है, और इसके अंदर है ना ये जो कंटेनर है, मतलब एक तरह से मान लो कुछ भी समझ लो, कोई बड़ा कंटेनर समझ लो। ठीक है, इसमें द्रव भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ बेटा, इसमें द्रव भरा हुआ है। इसमें बेटा द्रव भरा हुआ है, पूरा द्रव। तो पास्कल क्या कहता है, तुम्हें यह समझा रहा हूं भाई, पास्कल क्या कहता है। पास्कल कहता है मान लो इस वाली सतह पर अगर P प्रेशर लगाया गया, पास्कल क्या कहता है बेटा, अगर इस सतह पर P प्रेशर लगाया गया है तो यहां पर भी जो प्रेशर लगेगा, इस वाली सतह पर भी जो प्रेशर लगेगा वो बेटा P ही लगेगा। ठीक है, द्रव के एक भाग में, मतलब किसी बंद द्रव के एक भाग में लगाया गया दाब किसी दूसरे भाग में भी समान दाब लगता है। ठीक है, इसी को हम बेटा पास्कल का प्रेशर कहते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर भैया P प्रेशर लगाया है तो यहां पर भी बेटा कैसा प्रेशर लगेगा, P प्रेशर लगेगा, दाब जो है समान रहेगा। यही पास्कल का बेटा नियम है। ठीक है, अब चलो अब इसका यूज देख लेते हैं, इसका यूज क्या है। ठीक है, जैसे मान लो भाई यहां का, इसको बिंदु A मान लेते हैं, है ना, पॉइंट A मान लेते हैं, और इस वाली सतह को पॉइंट B मान लेते हैं। ठीक है, बिंदु A का जो क्षेत्रफल है A1, A का जो क्षेत्रफल है A1 बराबर A की जगह 1 ही मान लेते हैं, कंफ्यूज को बेटा 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको सतह नंबर 2 मान लेते हैं। तो 1 मान लो भाई, सतह नंबर 1 1 मान लो, और इसको सतह नंबर 2 मान लो। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं, इससे तुम्हें और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मान लो A1 का
बिंदु ए का या सतह एक का जो क्षेत्रफल है हम मान लेते हैं 0.01 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 0.01 मीटर स्क्वायर, ये लगभग इतना होता है, लगभग इतना होगा। ठीक है, तो इतना है मान लो। इस पर मैंने बल लगाया, इस पर बेटा मान लो मैंने बल लगाया F1, इस पे मैंने बल लगाया कितना, मान लो इस पे मैंने बल लगाया बेटा 50 न्यूटन या 100 न्यूटन का पकड़ लो। इस पे मैंने मान लो बेटा 100 न्यूटन का बल लगाया, 100 न्यूटन। ठीक है, बिंदु बी का जो क्षेत्रफल है ये आप मान लो बेटा 1 मीटर स्क्वायर है। क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर लगभग इतना है, इतना लंबा और इतना ही चौड़ा। ठीक है, बिंदु ए का क्षेत्रफल जो है वो 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बिंदु बी पर लगने वाला बल कितना होगा, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है इस तरीके से, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, मन में ही सॉल्व कर सकते हो। तो बिंदु बी पर लगने वाला बल क्या होगा। अब बेटा पास्कल क्या कहता है, पास्कल ये कहता है कि जितना दाब यहां लगेगा उतना ही दाब यहां लगेगा। यही तो कहता है भाई, पास्कल क्या कहता है, जितना दाब यहां उतना दाब यहां। मान लो यहां दाब लग रहा है P1 तो उधर दाब P2 लग रहा है मान लो, तो पास्कल के नियम के अनुसार दोनों दाब क्या होंगे भैया, दोनों दाब क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, यहां तक तो दोनों दाब बराबर है। अगर दाब बराबर है तो दाब का फार्मूला क्या होता है, F1 बटा A1 बराबर F2 बटा A2, F2 बटा A2। ठीक है, अब 3 मान तुम्हें दे रखे हैं, F1 का मान दे रखा है, A1 का मान दे रखा है, A2 का मान दे रखा है। निकालना क्या है, F2 का मान निकालना, निकाल लो भाई, किसने रोका है तुम्हें। F2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, A2 को इधर भेज दो, A2 को इधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो F1 A2 बटे में A1, वैल्यू रख दो वैल्यू, तो 100 न्यूटन 100 मल्टीप्लाई बाय 1, 100 मल्टीप्लाई बाय 1, और A1 कितना है 0.01, 0.01। तो ये पॉइंट हटाओगे ऊपर जो है 100 लग जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा भाई, 1000 न्यूटन हो जाएगा। तो F2 पर कितना बल लगेगा भाई, 1000 न्यूटन। अब तुम खुद सोचो, यहां पे कितना बल लगाया था, यहां पे 100 न्यूटन का बल लगाया, यहां कितना बल लगा, 1000 न्यूटन का बल लगा। डिस्क ब्रेक ऐसी तो काम करता है। अगर तुमने कभी पल्सर हो गई या कोई भी बाइक होगी जो 150 सीसी की है, उसमें डिस्क ब्रेक होता ही होता है। ठीक है, FZ हो गई या महा की या बुलेट हो गई कोई भी, तो अभी जो नई आ रही है सब में डिस्क ब्रेक है। ठीक है, तो डिस्क ब्रेक में क्या होता है, जो हम ब्रेक लगाते हैं ऊपर, ठीक है, ऊपर एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में ब्रेक के ऊपर जो आगे वाला ब्रेक है, वहां ऊपर एक बॉक्स होता है, डिब्बा होता है, उसके अंदर ना लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है। कभी खोल के देखो तो उसमें एक द्रव भरा होता है, एक ऑयल वगैरह कोई भरा होता है। ठीक है, तो जब हम ऐसे दबाएंगे तो वो द्रव उस पाइप के थ्रू किसमें जाएगा, ब्रेक में जाएगा। अब ब्रेक जो डिस्क है, जो पाइप में डिस्क है, उसका क्षेत्रफल क्या है बेटा, उस पाइप में से जो द्रव जा रहा है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है उसका क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल बेटा उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। तो वहां पर बल जो है वो 10 गुना ज्यादा लगेगा या 100 गुना ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से पास्कल का नियम हमारी दैनिक जीवन में कार्य करता है। बात आई भाई समझ में, यस या नो, एक बार बात समझ में आई कि नहीं, बहुत आराम आराम से बता रहा हूं, कोई डाउट है तो बता दो। जल्दी बताओ भाई, 10,000 कैसे होगा भाई, 10,000 नहीं होगा भाई। बताओ बेटा, बात समझ में आई, यस या नो। एडमिट कार्ड ARO वाइज आ रहे हैं क्या, हाँ जी, हाँ जी, ARO वाइज आ रहे हैं। नहीं, एग्जाम अलग अलग दिन है, GD का अलग है, टेक्निकल का अलग है। सर टेक्निकल में फिर से कितने क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल में,
मतलब एक ही कमेंट को 3 बार लिख दिया। 10,000 होगा। 10,000 कैसे होगा, मिट कैसे गया? 10,000 कैसे होगा भाई? 100 इंटू में 1 और बटे में 0.01, हटाओगे तो 2 जीरो इधर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये 1 जीरो लगाना भूल गया, सॉरी, 1 जीरो लगाना भूल गया भाई। ठीक है ठीक है, हो जाती है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें हो जाती। 1 जीरो भाई लगाना भूल गया, चलो भाई ठीक है। चलो आप अपनी वाइफ को दिखा दीजिए। अच्छा जी, हाँ मुंह दिखाई दोगे तुम? हाँ चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ना, अब फोन अंदर रख दिया है, अब आगे चलते हैं। फिजिक्स के, हाँ एक बच्चा पूछा था फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना? ठीक है चलो, अब देखो हाइड्रोलिक मशीन है, मैंने वैसे सारी चीजें बता दी। छोटे पिस्टन पर लगाया गया, ये जो पीछे मैंने बताया था, ये हाइड्रोलिक मशीन ही है। कोई भी चीज है, बस इसका शेप बदल सकता है, आकार बदल सकता है, इस पे प्रिंसिपल यही काम करेगा। ठीक है, तो जैसे पीछे ये जैसे पास्कल के नियम का ये फॉर्मूला है, तुम चाहो तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, F1A1 बराबर F2A2, ये पास्कल के नियम का फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट भी लगा सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, तो छोटे पिस्टन पर लगाया गया छोटा दाब बड़े पिस्टन पर बड़ा बल उत्पन्न करता है, ये अभी हमने देखा है न्यूमेरिकल के माध्यम से, मैंने तुम्हें अभी समझाया है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर पास्कल का नियम प्रयोग होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर होता है भाई, हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर, जहां भी हाइड्रोलिक शब्द आ जाए समझ लो भैया वहां पास्कल का नियम लग रहा है ना, वहां पे भैया पास्कल का नियम लग रहा है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं भैया नेक्स्ट, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे, वायुमंडलीय दाब पे आते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है, हमारे चारों तरफ तो ही हवा है, हमारे भैया चारों तरफ क्या है? हवा है। हवा हूं मैं, हवा हूं, बसंती हवा हूं। सुनिए ये पोयम, ये हिंदी में पढ़ी थी मैंने कभी स्कूल टाइम में। चलो अब सोचोगे सर ये क्या बना दिया, तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। ठीक है, इसको हमने दूषित कर दिया है। चलो तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी है भाई, इस पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, मतलब हवा का एक घेरा है। ठीक है, उस हवा के अंदर, उस एयर के अंदर बेटा बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गैसेस हैं। खैर ये केमिस्ट्री का पार्ट है, हवा में कौन कौन सी गैसेस होती है, जैसे सबसे ज्यादा भैया नाइट्रोजन होता है, 78% होता नाइट्रोजन, है ना, 78% नाइट्रोजन होता है। फिर ऑक्सीजन होता है, कितना होता है बेटा? 21% होता है। ठीक है, अब बचा कितना? 78 और 21, 1%। और 1% में सब कुछ है। 1% में फिर तीसरे नंबर पे आता है आर्गन। आर्गन होता है भैया 0.03%, सॉरी 0.93%, 0.93%। फिर आता है चौथे नंबर पे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03%। ठीक है, 4 याद कर लो, फिर बाकी जो थोड़ा बहुत बच गया है ना, उसमें और गैसेज आती हैं छोटी छोटी, बहुत सारी 7-8 गैसेज आती हैं, ये 4 नाम जरूर याद होने चाहिए। तो इन लगभग इन 4 गैसेज को मिलाकर हमारी हवा बनती है, एयर बनती है। ठीक है, तो इसका एक बहुत बड़ा जाल है पृथ्वी के चारों तरफ, है ना। अब ये हवा पृथ्वी के चारों, पृथ्वी की सतह से चिपकी क्यों हुई है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। जो हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी की सतह से क्यों चिपका हुआ, मैंने पढ़ाया भी था तुम्हें, वो पृथ्वी की सतह से इसलिए चिपका हुआ है क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो इस वायु को भी अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो जब ये वायु को अपनी तरफ खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का जब वायु को अपनी तरफ खींचता है, तो पृथ्वी की सतह पर इस वायु के द्वारा एक दाब लगता है। एक क्या लगता है सर? एक दाब लगता है बेटा, इस वायु के द्वारा एक दाब का अनुभव होता है ना। अब ये दाब क्योंकि वायु से लग रहा है, और ये वायु कहां की है? वायुमंडल की है, इसीलिए इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। ठीक है,
अभी इस फिगर को दिमाग में बिठा लो, इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब कहा जाता है भैया। तो ध्यान से देखो, पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण होता है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, ये तो पता ही होगा तुम्हें। तो वायु का भार होता है, इसलिए वह दाब डालती है ना। तो पृथ्वी की सतह पर लगने वाला वायु के द्वारा जो दाब है, इसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 1 एटीएम होता है। कितना होता है भाई? 1 एटीएम। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक, है ना। लेकिन इसको अगर मैं पास्कल में लिखना चाहूं, क्योंकि दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, तो अगर इसको बेटा पास्कल में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? 1.013 10⁵ पास्कल, है ना। जैसे इसको कई बार हम इग्नोर भी कर देते हैं, 1.013 को 1 ही मान लेते हैं। 1 एटीएम बराबर 10⁵ पास्कल होता है। अगर इसको बार में लिखना चाहे तो ये हटा दो, मतलब आप ये कह सकते हो 1 एटीएम बराबर 1.013 बार, तो बार में लिख दोगे इस तरह की। ठीक है, जैसे वायुमंडलीय दाब को नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो क्या बेटा इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इंस्ट्रूमेंट बोले तो जो मशीन है, ठीक है, जो यंत्र है, यंत्र है, उसको हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को नापने वाला जो यंत्र है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? बैरोमीटर कहते हैं। तो ये वैल्यू याद कर लेना बेटा, 1 एटीएम में 10⁵ पास्कल होते हैं लगभग। पूरा याद करोगे तो 1.013 × 10⁵ पास्कल याद रखना। ठीक है, अब देखो वायुमंडलीय दाब के द्वारा क्या क्या चीजें होती हैं हमारे आसपास, हम कहां कहां वायुमंडलीय दाब का प्रभाव देखने को मिल रहा है, वो चीज देखो। स्ट्रॉ से हवा खींचने पर अंदर का दाब कम हो जाता है और वायु दाब तरल को ऊपर ढकेलता है। ठीक है, तो देखो दाब का बेटा एक सिंपल सा रूल है। एक काम की बात याद रखना तुम लोग, एक बेटा काम की बात याद रखना, काम की बात यह है, वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, निम्न दाब की तरफ। ठीक है, वायु हमेशा बेटा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, मतलब एयर ऑलवेज फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा एयर जाएगी। ठीक है भाई, तो अब इस चीज को दिमाग में देखो, ये क्या कह रहा है। तो स्ट्रॉ में जैसे हम हवा खींचते हैं, स्ट्रॉ से हम हवा खींच लिया, तो डिब्बे के अंदर जैसे मान लो फ्रूटी पी रहे हो 10 रुपए वाली, ठीक है, स्ट्रॉ से हमने उस फ्रूटी को खींचा तो डिब्बे के अंदर हवा कम हो गई, है ना। डिब्बे के अंदर हवा कम हो गई, जैसी हवा कम होगी तुरंत जो लिक्विड है, अब बाहर प्रेशर ज्यादा है ना, सॉरी डिब्बे के अंदर जो है प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, लिक्विड का, और बाहर कम है, तो वो स्ट्रॉ में भैया लिक्विड चढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉ से हवा खींचने पे अंदर का दाब कम हो जाता है और वायु दाब तरल को ऊपर ढकेल देता है। तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है, सिरिंज में भी सेम चीज होती है, दाब के अंतर के कारण द्रव्य सिरिंज में प्रवेश करता है। वायु दाब के कारण जो है, जो रबर सक्शन पंप होते हैं, है ना, जो वैक्यूम क्लीनर होता है, अगर तुमने 3 इडियट देखी होगी तो वैक्यूम क्लीनर जो होता है, ठीक है, तो वायु दाब के कारण जो सक्शन पंप होते हैं वो चिपक जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखो वायु दाब के वेरिएशन की वजह से, मतलब वायु दाब के अंतर की वजह से क्या देखने को मिलता है? वायु दाब में अंतर, है ना, वायु दाब में अंतर देखने से क्या होता है? तो ऊंचाई बढ़ने से क्या होगा भाई? वायु दाब कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? सिंपल सी बात है भाई, जैसे ये पृथ्वी है, अभी एग्जाम्पल तुम्हें बताया था,
ये मान लो बेटा पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल है, एक वायुमंडल है। अब मान लो मैं यहां पे था, कोई बंदा यहां पर है, ये हरे वाले ड्रॉट पे, तो इस पे दाब जो लगेगा वो इतनी हवा का लगेगा ना भाई, इतनी सारी हवा का लगेगा। अगर अगर यही आदमी मान लो पृथ्वी की सतह पर ऐसे पहाड़ है, हिमालय पे चढ़ गया वो, ये पहाड़ बना दिया, ये पहाड़ है भाई, है ना, फिजिक्स में पहाड़ ऐसी होती, ठीक है। ये क्या है बेटा, पहाड़ है। अब ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे तुम चढ़ गए जोश जोश में, ठीक है, और यहां पहुंच गए और भारत माता का झंडा गाड़ दिया यहां पर, ठीक है, भारत माता का झंडा गाड़ दिया। अब तुम्हारे ऊपर जो दाब लगेगा वो बेटा इतनी ही हवा का लगेगा। क्या कहता है, जब यहां था तो दाब इतनी सारी हवा का लग रहा था, मतलब दाब ज्यादा लग रहा था। अब पहाड़ पे चढ़ गए तो मतलब ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं ना, ऊंचाई पर दाब बेटा इतना ही लगेगा, ठीक है। तो ऊंचाई बढ़ने पर जैसे जैसे अगर हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां वायु दाब जो है वो कम हो जाता है, वायु दाब कम हो जाता है। अब हमें ज्यादा दाब में सांस लेने की आदत है भैया, हमारे फेफड़ों को ज्यादा दाब में सांस लेने की आदत है, ऑक्सीजन लेने की आदत है। ऊपर जाओगे तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ऑक्सीजन वहां पे भी है लेकिन फेफड़े ट्रेंड ही नहीं हुए, क्या करेंगे भाई, ठीक है। इसका एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है, बायोलॉजी में भी हम इस चीज को पढ़ते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में कैसे यूज होता है बेटा, बायोलॉजी के अंदर हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि जब हम नीचे रहते हैं तो यहां पर हमारा जो शरीर है वो ज्यादा दाब में सांस लेने का आदी है। अब ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है, बायो में तुमने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन को जो फेफड़ों के थ्रू ऑक्सीजन गई पहले रक्त में, तो जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता वहां तक, हमारा हेमोग्लोबिन। हमारा क्या कौन कौन पहुंचाता है, हेमोग्लोबिन, आरबीसी की सतह पर होते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पहाड़ पर जाते हैं, ठीक है, तो कुछ समय बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब पहले जैसे तुरंत चले गए तो थोड़ी दिक्कत हो गई, लेकिन कुछ समय बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ऊंचा नहीं, जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूं तो जैसे शिमला में चले गए, तो शिमला में जब ऊपर जाएंगे 5,000 मीटर है ये ऊंचाई जो है, ठीक है। तो ऊपर जब हम जाएंगे तो वहां थोड़ी देर तक दिक्कत होगी, थोड़ी देर तक हमें चक्कर वक्कर आएंगे, किसी को उल्टी आएगी, ठीक है, सबका शरीर अलग अलग काम करता है, ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे, 1-2 घंटे बाद। क्यों हो जाएंगे, कि हमारा शरीर हेमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देता है। तो जब भी हम पहाड़ पे जाते हैं तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। हम ये भी कह सकते हैं जो पहाड़ी लोग हैं उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होगी, और जो सतह पर रहते हैं, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, मतलब यूपी पूरा राज्य हो गया, यहां पहाड़ी एरिया उतना है नहीं, ठीक है। तो जो सतह पर लोग हैं वहां पर रहने वाले लोगों का हेमोग्लोबिन का स्तर कम होगा, और जो पहाड़ी लोग हैं वहां पर रहने वाले लोगों का हेमोग्लोबिन का स्तर ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वहां वायु दब कम है, वहां पे वायु दाब क्या है बेटा, कम है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है बताओ, यहां तक बेटा कोई डाउट है किसी को, यस या नो, यस या नो। एयरफोर्स के बारे में धर्मेंद्र सर बोलने वाले हैं, वो 8 बजे बोलेंगे ना भाई, ठीक है। चलो, कुछ बच्चों को पढ़ना ही नहीं होता है, बस कमेंट ही करते रहेंगे। बेटा पढ़ लो, समय आ गया एग्जाम का, पेटियां बांध लो अपने कुर्सी की। चलो भाई, तो ये बात याद रखना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एट माउंटेन्स, पहाड़ों पर सांस लेना मुश्किल होता है, पहाड़ों पर सांस लेना मुश्किल होता है। वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर ऑन हिल्स, है ना, पहाड़ों पर पानी कम ताप पर उबल जाता है, कम ताप पर उबल जाता है, ठीक है, कम ताप पर उबल जाता है।
अब आते हैं भाई द्रव के अंदर का दाब। द्रव के अंदर का दाब जो है वो कैसे निर्भर करेगा, जैसे मान लो भाई कोई कंटेनर है, कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में मान लो द्रव भरा हुआ है, इसमें द्रव भरा हुआ है, तो तुम ये बताओ भाई इस बिंदु पर, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, किस बिंदु पर बेटा दाब ज्यादा होगा? द्रव का दाब इस बिंदु पर ज्यादा होगा कि बी बिंदु पर ज्यादा होगा? किस बिंदु पर ज्यादा होगा बेटा? दाब जो है वो किस बिंदु पर ज्यादा होगा? हाँ बिल्कुल सही, बी बिंदु पर दाब जो है ज्यादा होगा। तो इसलिए किसी भी द्रव के अंदर जो दाब का फॉर्मूला होता है वो एच रो जी होता है। एच रो जी होता है किसी भी द्रव के अंदर जो दाब हम कैलकुलेट करते हैं वो एच रो जी से करते हैं। एच जो है वो ऊंचाई है, रो मतलब घनत्व है, रो का मतलब बेटा घनत्व है, एच क्या है भाई? ऊंचाई कह लो या गहराई कह लो, ठीक है। अच्छा पानी के अंदर तो गहराई ही बोलेंगे। डेंसिटी घनत्व है, ठीक है। और जी क्या है बेटा? गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। जी क्या बेटा? गुरुत्वीय त्वरण है। चलो अब बात हम करते हैं उत्प्लवकता का, है ना, बायोएंसी की हम बात करते हैं। उत्प्लवन वेग, उत्प्लवन बल कहते हैं इसको, ठीक है। तो बायोएंसी या उत्प्लवन बल, तो अगर हम बेटा जल में किसी चीज को डुबोने की कोशिश करते हैं, जैसे आप मग्गे को, है ना, जो खाली मग्गा है जिससे हम नहाते हैं, तो नीचे वाले की तरह, नीचे वाली साइड से अगर हम उसको जल में डुबाते हैं, ठीक है, तो वो नीचे से एक बल लगेगा, पानी जो है उस पर एक ऊपर की तरफ बल लगाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्प्लवन बल कहते हैं। तो द्रव द्वारा किसी डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाने की प्रवृत्ति को, है ना, उत्प्लवकता कहते हैं, ठीक है भाई। तो बायोएंसी का कॉज क्या होता है, मतलब उत्प्लवनता का कारण क्या है? का बेटा कारण क्या है? तो कारण क्या है? वस्तु के नीचे भाग पर अधिक दाब तथा ऊपरी भाग पर कम दाब होता है, ठीक है। निचले वाले भाग पर जो दाब अधिक है, ऊपरी भाग पर भैया दाब कम है। अब क्या होगा भैया? दाब की प्रॉपर्टी क्या है? दाब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ लगता है, मतलब दाब के जो डायरेक्शन होगी वो नीचे से ऊपर लगेगी, ठीक है भाई, जिससे ऊपर की ओर बल उत्पन्न होता है। इसी को हम बेटा उत्प्लवन बल कहते हैं, ठीक है। एक होता है अपथ्रस्ट, ये भी लगभग सेम ही चीज है, उत्प्लावन बल कह दो, इसे बायोएंसी भी कहते हैं लगभग। तो द्रव द्वारा वस्तु पर लगाया गया ऊपर की ओर बल जो है उसे हम बेटा उत्प्लवन बल कहते हैं। अच्छा अब जरा इस चीज को समझो, अगर द्रव द्रव की द्रव का घनत्व, याद रखना भाई, अगर बेटा द्रव का घनत्व ज्यादा है, ठीक है, द्रव का घनत्व ज्यादा है, तो उत्प्लवन बल ज्यादा लगेगा। मतलब अगर गाढ़ा द्रव है तो उत्प्लवन बल ज्यादा लगेगा, उसमें डूबना मुश्किल है। जैसे समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा होता है नदी के पानी से, तो नदी में डूबना आसान है, समुद्र में आराम जल्दी नहीं डूबेगा बंदा, वहां पे तैरना आसान है। क्यों? वो पानी में सॉल्ट मिला होता है, लवण मिले होते हैं, ठीक है। तो वहां उत्प्लवन बल ज्यादा होगा क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है, ठीक है। दूसरी बात, जल अगर जल अगर अधिक आयतन में, आयतन मतलब मात्रा समझ लो, अधिक आयतन में हटता है, ठीक है, तो जल अगर अधिक मात्रा में हटता है तो भी बेटा उत्प्लावन बल ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो जैसे बड़ी बड़ी जो पानी की जहाज हैं वो अपने चारों तरफ अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में जल को हटाती है, इस वजह से वो डूबती नहीं, क्योंकि उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल ज्यादा हो जाता है और वो डूब नहीं पाती है, वो बेटा डूब नहीं पाते। उनको बनाया इस वजह से जाता है, अगर उनकी मोटर ना भी चल रही हो, सिंपल पानी में अगर खड़ी भी हो तो भी नहीं डूबेंगी, तो भी वो नहीं डूबेंगी, ठीक है। सेम जैसे सिंपल नाव भी है तो भी वो नहीं डूबते। कील जो है वो डूब जाते, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा जल नहीं हटा पाती है,
वो ज्यादा जल नहीं हटा पाती है, तो उस पर उत्प्लवन बल जो है वो कम लगता है और इस वजह से वो डूब जाती है। ठीक है, ज्यादा ग्रेविटी रहेगी, है ना, ई का मान अगर ज्यादा रहेगा तो उत्प्लवन बल भी ज्यादा रहेगा। ठीक है बेटा, ये 3 पॉइंट्स आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है। मैंने हिंदी में लिख दिया क्योंकि ये इंग्लिश में थे, तो इसको मैंने हिंदी में लिख दिया। ठीक है, अब देखो आता है बेटा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी चीज को अगर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है, ठीक है, किसी द्रव में डुबाया जाता है, तो वह अपने भार के बराबर लगभग जल को हटाती है। ठीक है, जल को हटाती है। तो उसके द्वारा जो हटाया गया जो जल है वो उसके भार की कमी को दर्शाता है। ठीक है, इसी को बेटा आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। जब कोई वस्तु द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उस पर लगने वाला जो उत्प्लवन बल है, अब बल जो है वो एक प्रकार का भार ही समझ लो आप। ठीक है, लगने वाला उत्प्लवन बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। ठीक है, विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। तो उत्प्लवन बल जो है Fb से डिनोट होता है। इसको हम, इसका जो फॉर्मूला बनता है रो Vg बनता है। रो का मतलब है घनत्व, रो का मतलब है किसका घनत्व भैया, घनत्व किसका बेटा, द्रव्य का। ठीक है, Fb मतलब उत्प्लावन बल हो गया, वॉल्यूम मतलब आयतन हो गया, और जी का मतलब सबको पता है गुरुत्वीय त्वरण हो गया। जी का मतलब क्या बेटा, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, आर्किमिडीज के सिद्धांत का बेटा ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद कर लेना। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताओ, यहां तक भाई चीजें समझ में आई कि नहीं, यस या नो। ईडी में बेटा थोड़ा ना इजी क्वेश्चन आता है, ईडी में बेटा थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आता है। तो ये एप्लीकेशन आप लोग याद कर लेना है ना। वैसे तो जैसे शिप का तैरना, जहाज अधिक जल विस्थापित करते इसलिए तैरते हैं, इन सब में आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है। पनडुब्बियों पर भी आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है। पनडुब्बियां टैंकों में जल भरकर उपप्लावकता को नियंत्रित करती हैं। द्रवों का सापेक्ष घनत्व मापना, है ना, हाइड्रोमीटर एक यंत्र है जो द्रव का सापेक्ष घनत्व नापता है, सापेक्ष घनत्व नापता है। ठीक है, सापेक्ष घनत्व नापा जाता है इससे द्रव का। ठीक है, तो कोई भी चीज कब तैरेगी, कब तैरेगी, जब उत्प्लवन बल, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग, अगर ऑब्जेक्ट तैर रही है, ठीक है, तैरना, तो अगर ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु तैर रही है तो उत्प्लावन बल, उत्प्लावन जो है उसका, वो उसके भार के बराबर होगा। ठीक है, वो तैरेगी। कोई वस्तु डूबेगी कब, जब भार, जब वस्तु का जो भार है वो उत्प्लवन से अधिक हो जाए, प्लावन से अधिक हो जाए तो वस्तु जो है बेटा वो डूब जाएगी। ठीक है, अब एक लास्ट चीज है बेटा सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व क्या होता है, सापेक्ष घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर, किसी पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पे जल के घनत्व का जो अनुपात होगा उसी को हम सापेक्ष घनत्व कहते हैं। याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है बेटा वो सबसे अधिक होता है, ये बात याद करने ला। तो जो सापेक्ष घनत्व का फॉर्मूला है, सापेक्ष घनत्व का जो बेटा फॉर्मूला होता है
वो वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व। ठीक है, ऊपर लिखा है वस्तु का घनत्व और नीचे लिखा है 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व। तो ये बात याद रखना भाई। ठीक है, इस तरह से हम सापेक्ष घनत्व किसी वस्तु का निकालते हैं। और सापेक्ष घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन या विमा विहीन होता है। विमा विहीन होता है बेटा, है ना, डायमेंशन लेस होता है। ये बेटा क्या होता है बेटा, डायमेंशन लेस होता है या विमा विहीन होता है। चलो ये बात आ गई भाई सबको समझ में। तो अगर सापेक्ष घनत्व, तो बेटा सापेक्ष घनत्व का कोई विमा नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती, है ना, विमा नहीं होती, विमा नहीं होती। ठीक है, सापेक्ष घनत्व अगर एक से ज्यादा है, सापेक्ष घनत्व अगर बेटा एक से ज्यादा है तो वस्तु जो है वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, है ना, सिंक कर जाएगी, मतलब वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, सापेक्ष घनत्व अगर एक से अधिक है, सापेक्ष घनत्व अगर एक से कम है, सॉरी एक से कम है, तो यहां पर वस्तु जो है, वस्तु तैरेगी। ठीक है, वस्तु जो है फ्लोट करेगी, तैरेगी। तो ये बात याद रखना। चलो एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है, चलो और बताओ, यहां तक भाई चीजें समझ में आ गई। देखो अगर टैग का पढ़ोगे तो जीडी का कवर हो जाएगा, लेकिन जीडी में उतनी चीजें हैं नहीं। जीडी में जो चीजें हैं वो ऊपर ऊपर की चीजें हैं, टेक में जो है थोड़ी सी चीजें टेक्निकल हैं भाई। ठीक है, टेक में जो चीजें हैं वो टेक्निकल हैं थोड़ी सी। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट है किसी को, जल्दी बताओ। यहां तक किसी को कोई डाउट है, यस या नो? बेटा डर लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा उतनी पढ़ाई करना, ज्यादा ज्यादा चीजों को कवर करो बेटा, अगर डर लग रहा है तो। चलो ठीक है, चलो भाई तो सेशन को एंड करता हूँ, सेशन को बेटा एंड करता हूँ। और आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय एंड जय हिंद साथियों। मिलता हूँ बेटा नेक्स्ट सेशन में।